हेलो नमस्कार दोस्तों, यदि आप बीएड करने को सोच रहे हैं तो आप लोग के लिए बड़ी खबर। बीएड का एडमिशन जो एंट्रेंस फॉर्म है वो आ गया है उत्तर प्रदेश बीएड का, जो कि हर साल की तरह इस बार भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इसका संयोजक करा रही, मतलब आयोजक करता जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी की जो यूनिवर्सिटी है वही करवा रही है। तो जो सेशन 2025 से 2027 का जो बीएड का सेशन होने वाला है तो उसका नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको इस पूरे वीडियो में पूरा फुल नोटिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम पूरा नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सीधे सीधे वो फ्लैश मैसेज में ही आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो भी संयुक्त राज्य विश्वविद्यालय है उसका, ये स्टेट यूनिवर्सिटियों का, उसके अंडर में जो भी कॉलेजेज हैं उसके अंडर में जो बीएड होता है उसके लिए ये एंट्रेंस है। इसमें कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नहीं है और इसमें केवल स्टेट यूनिवर्सिटी केवल उत्तर प्रदेश में ही है। और ये सेशन 25 से 27 द्विवर्षीय के लिए है। ठीक है, 25 से 27 और अगले साल से ये एक वर्षीय होने वाला है, जैसा कि एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार हम बता रहे हैं। बाकी एनसीटीसी क्या करता है उसके मन की ही बात है। तो ये नोटिफिकेशन में आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। शैक्षिक अर्हता में आपको कुछ नहीं जानना है, सिर्फ सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 50% मिनिमम होना चाहिए। यदि आप बीटेक या इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं तो आपको 50 मतलब 55% होना चाहिए। बाकी सभी के लिए आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 50% होना चाहिए। बाकी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए छूट दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, और वहीं SC/ST के लिए 5% की छूट मिलती है। और यदि आप बीएड संस्कृत महाविद्यालय से भी किए हैं तो भी मान्य है। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, चाहे बीए किए हों, चाहे बीएससी किए हों, चाहे एग्रीकल्चर किए हों, चाहे आपको कॉमर्स किए हों, कुछ भी किए हैं ग्रेजुएशन में तो वो आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं। बशर्ते आपका 50% मार्क होना चाहिए। यदि आप बीटेक किए हैं तो 55% होना चाहिए, वो भी त्रिवर्षीय होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, जो इस बार उनका 2025 में कंप्लीट होने वाला है, जो इस बार फाइनल ईयर में है, वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, वो भी ऐसे ऐसे बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। फिर ये देख लीजिए, विज्ञापन आपको देख लीजिए, जो आपको ऑनलाइन की आपको लास्ट डेट 8 मार्च तक आप लोग बिना विलम्ब शुल्क दिए आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि विलम्ब शुल्क लगेगा तो आप लोग 15 मार्च तक इसको भर सकते हैं। और वहीं एडमिट कार्ड जब जारी होगा 14 अप्रैल को होगा। ठीक है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर साहब की जयंती के दिन होगा। और वहीं प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि रखी गई है 20 अप्रैल को रखी गई है। ये अभी रखी गई है, आगे अगर कुछ होता है चेंजेस आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, नहीं तो इसी पर रहेगा। और 25 मई तक इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ये उनका पूरा प्रोफार्मा है, उनका डेट है फिक्स। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, और इसमें एंट्रेंस फॉर्म भी, एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें कोई मेरिट वगैरह नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसका फीस कितना लगेगा। तो आप लोग यदि 8 मार्च तक इसका फॉर्म को भरेंगे तो आप लोग आवेदन शुल्क जो है जनरल और ओबीसी के लिए 1400 रुपये लगने वाला है। SC/ST के लिए 700 रुपये लगने वाला है। और अदर स्टेट से कोई भी कैटेगरी का हो तो उसका भी 1400 लगेगा। यदि आप 15 मार्च तक भरेंगे तो वही फीस जनरल ओबीसी के लिए 2000 हो जाएगा, 1400 से 2000 हो जाएगा। SC/ST के लिए 700 से 1000 हो जाएगा। अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए 2000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फीस विलम्ब शुल्क के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग बिना विलम्ब किए हुए 8 मार्च से पहले ही फॉर्म को भर देंगे। मेरा अगला वीडियो फॉर्म को कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको पूरा दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि मैं कल इसके बारे में वीडियो लेकर आऊँगा। फिर ये हो गया, आपको मैंने फीस बता दी।
अब इसमें महत्वपूर्ण निर्देश जो है, आपको जो भी फॉर्म को भरना है, फॉर्म में आपको भारांक भी मिलेगा, ठीक है। फॉर्म को भरने के बाद आपको जो प्रिंट आउट ज़रूर रखना है, क्योंकि काउंसलिंग के समय इसका लगेगा। और इसका जो काउंसलिंग मतलब इसको फॉर्म को कहीं भेजना वगैरह नहीं है, अपने पास सिर्फ रख लेना है प्रिंट को, बस, ठीक है। और उसके बाद आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सही से डालिएगा, ठीक है। और उसमें त्रुटि संशोधन बाद में किया जा सकता है, लेकिन संशोधन सिर्फ कुछ ही स्टेप में किया जाएगा। जैसे आपका विषय वर्ग चेंज कर सकते हैं हम, लिंग हो गया, या भारांक, या भाषा हो गया, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ मतलब फोटो, या हस्ताक्षर और परीक्षा केंद्र, इतने ही चेंज किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन की प्रक्रिया, प्रथम चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, द्वितीय चरण में आपको आवेदन पत्र को पूरा भर लेना है, तीसरे में आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको ये फाइनल हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, ये आपको ये पूरा स्टेप दिया है, कैसे फॉर्म को भरना, पेमेंट करना है, ये सब दिया है, विलंब शुल्क वगैरह। तो ये देख लीजिए, आवेदन करते समय आपका नाम पूछेगा। नाम में सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आपको हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार भरना है। जैसे आप लोग देखे होंगे लड़कियों में सबसे बड़ी समस्या होती है, उनमें हाई स्कूल में श्री, श्रीमती, कुमारी ये सब लिखा रहता है। तो हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है उसमें कुमारी ये अपने आप आ जाता है, इसमें आपको फॉर्म को लगाते नहीं हैं, लेकिन KM जरूर लिख लेता है। तो लेकिन इसमें फॉर्म में भरते समय कुमारी उमारी नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है। और आपको आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, आधार कार्ड में और हाई स्कूल की मार्कशीट नाम में मैच होना चाहिए। कहीं अगर KM लगा है, कहीं नहीं लगा है, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। आपको फॉर्म में कुमारी, श्री, श्रीमती, सुश्री इत्यादि संबोधन सूचक शब्द नहीं भरने हैं, बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं। पिता के नाम, माता के नाम भरना, फिर डेट ऑफ बर्थ भरना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब भरने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गया, ये सब पूरा भरने हैं। फिर उसके बाद आपको सबसे बड़ी समस्या आपको बता दे रहा हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको नहीं बना है तो बनवा लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी नया जो बना है वो लास्ट डेट के पहले पहले होना चाहिए, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा, ठीक है, मूल निवासी हैं। उसके बाद आपको पूरा मार्कशीट वगैरह सब कुछ अपलोड करना पड़ता है। यदि आपके पास डिग्री तो भी नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हाई स्कूल ग्रेजुएशन का हो गया, उसके इंटर का हो गया, ये तीनों सभी लोग अपना अपलोड करने को मांगता है, अपलोड करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इसमें जनरल वाला नहीं चलेगा, इसमें स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, जनरल वाला आप लोग नहीं है। यदि आपको OBC है तो आपको 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट OBC वालों के लिए, ठीक है। इसमें आपको तीनों सर्टिफिकेट लगेगा, आय, जाति, निवास, तीनों सर्टिफिकेट लगेगा। और देख लीजिए OBC के अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2024 या उसके बाद का नया आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, याद रखिएगा ये निर्देश। देख लीजिए, आय प्रमाण पत्र आपके पास OBC वालों नहीं है तो नया बनवा लीजिए, 1 जुलाई 2024 के बाद का नया होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने नया बता दिया। इसमें तीनों सर्टिफिकेट लगेंगे, आय, जाति, निवास तीनों लगेंगे। आपको पत्र व्यवहार सब कुछ, फोटो वोटो अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर, फिर वो हाई स्कूल का विवरण भरना पड़ता है, इंटरमीडिएट, स्नातक, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप लोग दिखाना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं। सब कैटेगरी, भारांक, अब बात कर लेते हैं भारांक क्या है। आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं ये भारांक में, तो वो आपको NCC हो गया, NSS हो गया, या आपको कहीं यूनिवर्सिटी से या कॉलेज लेवल पर तो आप लोग कोई खेल खेले हैं तो उसके लिए आपको भारांक मिलता है, 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, ये सब। फिर आपको परीक्षा केंद्र के लिए जनपद चुनना पड़ेगा, सेंटर कहाँ पर आप लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होता है, कहीं कहीं जहाँ नहीं होगा वो दिखा जाएगा उसमें। फिर आपका ग्रुप सब्जेक्ट स्ट्रीम आपको चुनना पड़ता है, जैसे आपको मैथ से करना है
मैथ साइंस वाले मैथ साइंस करते हैं, सोशल वाले सोशल करते हैं, कॉमर्स वाले कॉमर्स करते हैं, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर करते हैं। 50 क्वेश्चन का वो होता है, बाकी 75 क्वेश्चन सब में कंपलसरी रहता है। तो इस प्रकार से आपको फाइनल सबमिट करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर ये आरक्षण है, आरक्षण वही चीज़ें हैं, इसका कोई वही नहीं मतलब है। 27%, 10% EWS, 21%, 2% आपको कहीं आरक्षण देखने को मिलता ही नहीं है। सब कुछ लगा देना है आपको, फॉर्म को भर के आपको सिर्फ एग्जाम की तैयारी करना है, जो होगा देखा जाएगा। परीक्षा तिथि की जो है आपको 5 दिन पहले आपको निर्देश कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, कहाँ पर आपका एग्जाम होगा। अब बात कर लें सिलेबस। सिलेबस क्या है, परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा होगा उसका प्रारूप क्या है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूँ, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, हमेशा होती है, और इस बार भी रहेगी। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। मैं बात कर लूँ, इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग, दोनों मीटिंग पेपर होते हैं। 3-3 घंटे का पेपर होता है, टोटल 6 घंटे का पेपर होता है, और मात्र 100 क्वेश्चन 3 घंटे का पेपर होता है। आप लोग पेपर देते देते ऊब जाएंगे, रोने लगेंगे, हंसने लगेंगे, सो जाएंगे, जग जाएंगे। याद रखना, ये भारत की सबसे ऐसी पहली पेपर है जिसमें ससुरा समय इतना ज़्यादा दे दिया है, क्वेश्चन इसमें कम दे दिया है। तो इसमें देख लीजिए, सामान्य ज्ञान आपको 50 क्वेश्चन आने वाला है। फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर होंगे इसमें सामान्य ज्ञान होंगे, और दूसरा लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक करना होता है, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन होंगे। अब जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन कितने मिनट लगेंगे आपको लगाने में, बताइए। आप 50 क्वेश्चन अगर जनरल नॉलेज के करेंगे तो आपको 25-30 मिनट, आधे घंटे, बिल्कुल आधे घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा। हिंदी में को टोटल 1 घंटे में आप दोनों पेपर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैथ गणित नहीं लगाने के लिए तो ससुरा दे दिया है 3 घंटा समय। इसमें 2 घंटे आप लोग सोएंगे, इसे 1 घंटे। तो आपको आराम से करना है, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते, एक एक क्वेश्चन की एक अक्षर पढ़ के करना है, ठीक है। और क्वेश्चन उतना ही करना जितना आपको आता है, गलत करेंगे आपको रैंक बढ़ेगी, ठीक है। यदि आपका 15,000 18,000 तक रैंक आता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, 100% गारंटी है, मिल जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है। 10,000 सीटें हैं पूरे यूपी में गवर्नमेंट की, लेकिन सब लोग गवर्नमेंट नहीं करते हैं। तो यदि आप 18,000 तक सीटें हैं तो आप लोग रैंक आती है तो आप लोग रैंक में आप लोग काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज पहले ही भरिएगा। तो मैं बता दिए, टोटल एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, टोटल 200 अंक के पहली मीटिंग होंगे। दूसरी मीटिंग में क्या आएगा, दूसरी मीटिंग में आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, मतलब रीजनिंग आता है 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। और दूसरी में आता है लैंग्वेज, मतलब आपका सब्जेक्ट में आपको जो चुने रहेंगे, जैसे आर्ट वाले कला करेंगे, फिर उसके बाद साइंस वाले अपना साइंस करेंगे, विज्ञान, उसमें गणित और विज्ञान दोनों रहता है। फिर उसके बाद वाणिज्य वाले कॉमर्स वाले अपना कॉमर्स करेंगे, और कृषि वाले एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको एंट्रेंस में यहाँ पर मिलता है। यदि आप इसके बाद एडमिशन कराते हैं तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट जो है 2 ही स्ट्रीम को देखने को मिलता है। बीएड सिर्फ 2 ही स्ट्रीम में होता है, वो आर्ट या मिलेगा आपको, सोशल मिलेगा, आपको साइंस मिलेगा, ठीक है। साइंस में, सोशल में आपको आपको सब्जेक्ट चुनने को मिलता है सेमेस्टर में, अभी नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में सबको कंपलसरी रहता है, सेकंड सेमेस्टर में आपको चेंज होते हैं विषय, सेकंड और थर्ड में चेंज रहते हैं। उसमें आपको चुनने को मिलता है, आर्ट वाले अपना सोशल लेंगे, सोशल के साथ आपका एक लैंग्वेज रहेगा, हिंदी या इंग्लिश रहेगा। और वहीं साइंस वाले में आपको फिजिकल साइंस एक कंपलसरी मिलता है, उसके अलावा एक दूसरा मिलता है मैथ या बायोलॉजी, दोनों में से एक लेना रहता है, ठीक है। चाहे आप एग्रीकल्चर किए हों चाहे कॉमर्स किए हों, दोनों में से एक ही रहता है। कोई यूपी में कोई एक ही 2 ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ कृषि से बीएड करवाता होगा, बाकी सब्जेक्ट कृषि उर्षि से नहीं होता है, वाणिज्य से भी नहीं होता है, आपको साइंस में घुसा देंगे, ठीक है। तो ये मायने नहीं रखता है आपके सब्जेक्ट से बीएड करना है, सिर्फ आपको बीएड जहाँ भी लगेगी आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री मांगी जाएगी, बीएड डिग्री है आपके पास कि नहीं है, बस। उसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं रखता है, सब्जेक्ट मैटर आपको ग्रेजुएशन मैटर रखेगा। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस टोटल। तो आपके पास 200 क्वेश्चन रहेंगे, 400 मार्क रहेंगे, टोटल 6 घंटे का रहेगा, ठीक है।
आपको फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग। अब बिल्कुल ये लेवल क्या रहने वाला है मैं बता दूँ, सामान्य हिंदी का जो लेवल रहने वाला है आसान रहता ही है। जो इंटर में ग्रेजुएशन तक जो रहता है वही सब रहता है, ग्रामर पूरा रहता है, साहित्य रहता है। प्रीवियस ईयर में पेपर 1-2 मॉडल दिखा दूंगा, उसी हिसाब से आता है। सामान्य ज्ञान में आपको करंट अफेयर जीके जीएस यही सब पढ़ लेना है, बिल्कुल नॉर्मल सा। रीजनिंग में आप लोग जो रीजनिंग पढ़े होंगे बिल्कुल आसान रीजनिंग आती है, ये ब्लड रिलेशन, पासा, कैलेंडर, घड़ी, यही सब पूरा रहता है बस। कोड एंड डिकोडिंग आपको सब्जेक्ट नॉलेज में जो ग्रेजुएशन में पढ़े रहेंगे वही आता है। तो ये हो गया परीक्षा प्रारूप। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया पूरा फॉर्म, और इसमें भारांक में बता दिया। भारांक में देख लिए मैंने बताया, जैसे छूट मिलने वाली है तो ये है, यदि आपके पास इन सब में मार्कशीट है तो ज़रूर आपको लगाइएगा। सर्टिफिकेट है तो आपको 10-15 नंबर छूट मिलेगी, आप उसमें हज़ारों रैंक आगे पीछे होंगे, ठीक है। तो आपको 15 नंबर का मतलब समझते हैं, रैंक बहुत आगे आ जाएगा आपका। तो यदि आपको इंडिविजुअल आइटम आपने कोई खेल कूद किया है अंतर विश्वविद्यालय के स्तर पर, तो आपको अगर प्रथम स्थान पर आए तो 15 नंबर, सेकंड पे 10 नंबर, थर्ड आए हैं तो 5 नंबर। या टीम में कोई यदि कार्य टीम के रूप में यदि आप विजेता हुए हैं तो भी आप, अगर विजेता टीम है तो 15 नंबर, यदि आप उसी टीम में है जो उप विजेता टीम है फाइनल की तो 10 नंबर, यदि आप उस पर भाग लिए हैं तो 5 नंबर। जीत हार का कोई मतलब नहीं। उसके बाद आ जाता है एनसीसी एनएसएस आ जाता है। यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है 15 नंबर, बी सर्टिफिकेट है 10 नंबर। उसके बाद यदि आप एनएसएस की हैं 240 घंटा, 2 शिविर की हैं तो 15 नंबर मिलेगा, 1 शिविर किए हैं तो 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद यदि आपको राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी अंतर्गत 240 घंटे की सेवा अभ्यर्थी अगर कोई शिविर में भाग ही नहीं लिए हैं, सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर मिलेगा। स्काउट गाइड के हैं तो 15 नंबर, स्काउट गाइड पुरस्कार है, ये सब रहता है। ये सब पूरा आप लोग देख लीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह हैं तो उनके लिए भी है, तो सब जरूर लगाइएगा, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी हैं जो महिला अभ्यर्थी जरूर ध्यान दें, ऐसे महिला अभ्यर्थी जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या परित्यक्ता है तो वो अपना जरूर लगाइएगा, अपना प्रमाण पत्र जो विधि द्वारा प्रमाणित किया गया हो, 15 नंबर छूट मिल जाएगी। तो ये सब पूरा सर्टिफिकेट हो गया। और उसका ये यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोग नाम मतलब एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जब इसमें इंट्रेंस देंगे इतनी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड होगा भीमराव अम्बेडकर जो आगरा का स्टेट यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय होगा, राम मनोहर लोहिया अयोध्या, चौधरी चरण सिंह महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय होगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, मतलब जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में सारी यूनिवर्सिटी इसमें भाग ले रहे हैं, इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें परीक्षा जो जनपद है सेंटर, तो ये पूरा परीक्षा जनपद आपको 75 जिलों में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। आप जो एग्जाम सेंटर डालेंगे वहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कोई भी समस्या होती है फॉर्म भरने या कोई भी डाउट होता है तो इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उनका स्पेशल नंबर दिया गया है फॉर्म भरने में, या हेल्पलाइन नंबर है यूपी बीएड एंट्रेंस से संबंधित, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। ये लोग आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। ये प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है, तो ये आप लोग ऐसे प्रारूप है बस ऐसे ही, लेकिन बनवाएंगे ऐसे ही बनता है। तो इस प्रकार से मैंने पूरी संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो यदि आप बीएड करने की सोच रहे हैं तो आप लोग बीएड को फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आप यदि इस बार आपका फाइनल है ग्रेजुएशन तो भी आप लोग अप्लाई करके देख लीजिएगा। और हमारी राय ये है कि यदि आप को ऐसे सब्जेक्ट से हैं जिसका कम्बिनेशन नहीं है तो आप बीएड मत करिएगा, क्योंकि आप पछताएंगे, मेरा सजेशन ये है। और यदि आपको सोशल हो गया या जो नॉर्मली सब्जेक्ट हैं जिसमें आप लोग सब जान रहे हैं, जिसमें आप सब इतना पढ़ रहे हैं आपको पता ही होगा कौन कौन से सब्जेक्ट वैकेंसी ज़्यादा आती है, तो उस सब्जेक्ट से हैं तो आप लोग बीएड करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि बीएड का सिर्फ और सिर्फ कहाँ है आपको बता दो, बीएड का काम कहाँ लगेगा। इसका आपको मिलेगा टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी कहीं का भी आता है, आपको उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो एनबीएस हो गया, केबीएस हो गया, उसके बाद आपका यूपी में हो गया, आपको बिहार में हो गया, उसके बाद आपका राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, कहीं भी आता है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसके बाद जूनियर में आता है, जूनियर में आता है, लेकिन यूपी में जूनियर की वैकेंसी आती नहीं है और कभी भी आएगी भी नहीं। उसके बाद बीईओ, एलटी ग्रेड टीचर,
इन सब में ये बीएड का काम आता है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा बता दिया है। और भी लगते हैं बीएड, तो आप लोग करिए ज़रूर, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करिए ज़्यादा मार्क हो, अच्छे से करिएगा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि माइनस मार्किंग है 1/3 का। तो यदि आप ज़्यादा गलत करेंगे तो आप माइनस में कम नंबर पाएंगे, तो रैंक ऊपर भागेंगे। जितना कम गलत करेंगे उतना ही अच्छा रैंक आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।